नमस्कार दोस्तों। एसएससी ने फाइनली स्टेनोग्राफर के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे इस वैकेंसी के बारे में। हे गाइस, आप देख रहे हैं अलग क्लासेस, मैं हूं अशोक सिंह। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो यहाँ पर आपको एक नोटिस दिख रही होगी जो एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी की गई है, बेसिकली स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी के एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ पर बताना चाहेंगे कि इस फॉर्म को आप 10 अक्टूबर 2020 से फिल कर सकते हैं एंड यहाँ पर 4 नवंबर 2020 इसका लास्ट डेट है। तो यहाँ पर आपके पास अभी काफ़ी टाइम है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। आपका एग्ज़ाम भी फिक्स हो गया है। आपका एग्ज़ाम 29 मार्च 2021 से लेके 31 मार्च 2021 के बीच में लिया जाएगा। यहाँ पर ये जो एग्ज़ाम का डेट है ये बदल भी सकता है, लेकिन किसी विपरीत परिस्थिति में ही इसे बदला जा सकता है। अगर आप इस फॉर्म को भरने के इच्छुक हैं तो आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। सेकंड, 1 अगस्त 2020 तक आप कम से कम 18 वर्ष के हो जाने चाहिए। अब यहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए कम से कम 18 वर्ष तो है, लेकिन अधिकतम 30 वर्ष तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। इसके बाद अगर हम स्टेनोग्राफर डी की बात करें तो यहाँ पर जो ग्रेड डी है इसके लिए कम से कम 18 वर्ष में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं एंड 27 वर्ष तक आप मैक्सिमम इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पर SC ST अगर आप हैं तो आपको 5 वर्ष छूट मिलेगी। अगर आप OBC हैं तो आपको 3 वर्ष एक्स्ट्रा भरने का अवसर मिलेगा। वहीं अगर आप PWD अनरिजर्व्ड में आते हैं तो आपको 10 वर्ष, PWD OBC के लिए 13 वर्ष और PWD SC ST के लिए 15 वर्ष की छूट का प्रावधान है। अब यहाँ पर अगर हम एक्स सर्विसमैन की बात करें तो आपको 3 वर्ष एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 12th पास होना ज़रूरी है किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। इसके अलावा अगर आपने ओपन स्कूलिंग से 12th पास किया है तो भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। एंड अगर 12th के इक्विवेलेंट आपके पास कोई सर्टिफिकेट कोर्स है, कोई डिप्लोमा है, कोई डिग्री है, तो उसके बेसिस पर भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए आवेदन करने के लिए आपको बेसिकली एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पर विजिट करके आप इस फॉर्म को कभी भी फिल कर सकते हैं। तो लास्ट डेट के पहले आप अपने फॉर्म को ज़रूर फिल कर लें। फॉर्म को फिल करते समय 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में आपसे चार्ज किया जाएगा। बेसिकली जनरल, EWS या फिर OBC कैटेगरी के लिए ये फ़ीस देनी पड़ेगी। जबकि अगर आप वुमेन हैं, SC ST में बिलोंग करते हैं, PWD में बिलोंग करते हैं या फिर ESM से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए किसी प्रकार की फ़ीस नहीं है। और ये फ़ीस आप पे कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इस प्रकार के माध्यम से आप इसे पे कर। आपका एग्ज़ाम 29 मार्च से लेके 31 मार्च के बीच में कभी भी हो सकता है एंड आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, यानी कि ऑनलाइन मोड में आपको एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। बेसिकली 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें पहला सब्जेक्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिससे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के। सेकंड है जनरल अवेयरनेस, जिससे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के। एंड थर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, जिससे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और आपसे पूरा 200 क्वेश्चन का पेपर लिया जाएगा, जो कि पूरा 200 मार्क्स का होगा। एंड इसके लिए 2 आवर्स यानी 120 मिनट का समय आपको होगा। 120 मिनट में आपको सॉल्व करना पड़ेगा पूरा पेपर। जो आपका एग्जाम होने वाला है बेसिकली उसमें क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे एंड आपका जो पेपर है वो इंग्लिश में भी आएगा और हिंदी में भी आएगा, यानी कि एक ही पेपर में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम मिल जाएंगे। एंड जो आपका एग्जामिनेशन होगा उसमें अगर आप कोई गलत क्वेश्चन करते हो तो उसके लिए 0.25 नंबर आपका काट भी लिया जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यानपूर्वक क्वेश्चन करना है एंड जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसे आप छोड़ भी सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो इसका किसी प्रकार का दंडात्मक प्रावधान नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, अब जब भी कोई एग्ज़ाम एक से अधिक शिफ्ट में लिया जाता है तो उसमें किसी शिफ्ट का पेपर बहुत आसान हो जाता है और किसी शिफ्ट का पेपर बहुत कठिन हो जाता है। तो ऐसा ना हो कि जो आसान पेपर होता है उन्हें फ़ायदा हो जाए और जिनका पेपर कठिन होता है उन्हें नुकसान हो जाए। इसके लिए बेसिकली नॉर्मलाइजेशन किया जाता है और ये नॉर्मलाइजेशन जो पद्धति है वो इस एग्ज़ाम में भी लागू होगी। CBT एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद उसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। जितने लोगों का सिलेक्शन होता है नेक्स्ट स्टेज में, अब उन्हें स्किल टेस्ट देना पड़ेगा जो कि स्टेनोग्राफी से रिलेटेड होगा। अब इसके लिए क्या है कि आपको पहले ही स्टेनोग्राफी सीखनी पड़ेगी। अगर आप स्टेनोग्राफी नहीं सीखे हुए हैं तो आप इस एग्ज़ाम में कम से कम स्किल टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा स्टेनोग्राफी के बारे में। तो यहाँ पर बेसिकली 2 ग्रेड हैं, पहला तो ग्रेड C है और फिर ग्रेड D है। अब ग्रेड C में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप
100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपकी स्पीड होनी चाहिए। अगर आप ग्रेड सी के लिए अप्लाई करते हैं तो 80 वर्ड पर मिनट की स्टेनोग्राफी स्पीड आपकी होनी चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप कोई भी लैंग्वेज चुन सकते हैं, जैसे कि हिंदी भी चुन सकते हैं स्टेनोग्राफी टेस्ट के लिए, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज भी चुन सकते हैं। चलिए इसके बारे में डिटेल में बातें कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला पोस्ट है स्टेनोग्राफी ग्रेड डी, और इसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपने चुना है तो आपके पास टोटल 50 मिनट का समय रहता है। तो 50 मिनट में आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। अगर आपने स्टेनोग्राफर ग्रेड डी में हिंदी चुना है तो आपके पास 65 मिनट का टाइम होता है। अगर आपने स्टेनोग्राफर ग्रेड सी इंग्लिश चुना है तो आपके पास 40 मिनट का टाइम होता है। जबकि अगर आपने स्टेनोग्राफर ग्रेड सी चुना है हिंदी तो आपको 55 मिनट का टाइम रहता है। इस 55 मिनट में आपको जो मैंने पहले बताया है उस वर्ड लिमिट को क्रॉस आउट करके परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप इंग्लिश, सपोज करिए कि अगर आपने इंग्लिश में स्टेनोग्राफी टेस्ट दिया है तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको स्टेनोग्राफी इंग्लिश में भी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तो आपको फ्यूचर में सीखनी पड़ेगी। अब इसके बाद फाइनली एक फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी जिसमें आपका नाम अगर आता है तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया जाएगा, यानी कि डीबी टेस्ट होगा। अब इसमें आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें आपको फाइनली लेके वहाँ पर जाना पड़ेगा, यानी कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। ये अभी इसका फिक्स कोई स्थान नहीं है, तो जब भी इसका कोई फिक्स स्थान, इसका डेट आता है तो आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट मिल पाएगी। अब बात कर लेते हैं इसके मोड ऑफ सिलेक्शन के। तो अगर हम जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है उसमें अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कम से कम 30% मार्क्स आपको चाहिए। अगर इससे कम आपका मार्क्स आता है तो आप फेल माने जाएंगे। तो कम से कम 30% एटलीस्ट पास होने के लिए चाहिए। उसके बाद जितना कट ऑफ बनता है, मेरिट बनती है, उस हिसाब से आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसके बाद अगर ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 25% पर यहाँ पर क्वालिफिकेशन है, यानी आप क्वालिफाई कर जाएंगे एग्जाम को। एंड ऑल कैटेगरी की बात करें एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ईएसएम तो यहाँ पर 20% एटलीस्ट आपको क्वालिफाइंग मार्क्स है। अब ये मत समझ लीजिएगा ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स है इसी पर फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। एक कट-ऑफ जारी किया जाएगा और उस कट-ऑफ को आपको क्रॉस करना पड़ेगा। हाँ, 20%, 30%, 25% जो मैंने बताया है, इससे कम अगर आपका मार्क्स होता है तो आप फेल माने जाएंगे। तो ये आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान देनी चाहिए। चलते चलते मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर आप स्टेनोग्राफर का फॉर्म भर रहे हैं तो आप एक बार ये ज़रूर सुन लीजिएगा वहाँ पर कि आप स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर ग्रेड डी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये ध्यानपूर्वक आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। गाइज आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में लिखकर। अगर अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक कर सकते हैं। एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।